हेलो। इस ऑडियो लेसन के अंदर हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 एंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 को समझेंगे। जैसा कि मैंने इससे पिछली वीडियो के अंदर आपको इम्पोर्टेंट सेक्शंस के बारे में बताया था और रजिस्ट्रेशन एक्ट का इंट्रोडक्शन दिया था, वहाँ पे हमने देखा था कि जो डेफिनेशन वाला सेक्शन है सेक्शन 2, इसके अंदर ये जो दोनों डेफिनेशंस हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 और सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। इसमें से एग्ज़ाम में पूछता है, तो हमें ये डेफिनेशन समझना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखिए, जब हम देखते हैं सेक्शन 17 को, जहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन के बारे में बताता है, तो बोलता है कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको रजिस्टर कराना कंपलसरी होता है अगर उसकी वैल्यू 100 रुपीज़ से ऊपर हो। तो इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे सेक्शन 17 जो है उसके अंदर हमें एक पूरी लिस्ट दी गई है डॉक्यूमेंट्स की, कौन से डॉक्यूमेंट्स कंपलसरीली रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग होते हैं वो सारे कंपलसरी रजिस्ट्रेबल होते हैं अगर उनकी वैल्यू जो है 100 रुपये या 100 रुपये से ज़्यादा की हो। तो इसलिए हमारे लिए जो डेफिनेशन है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, ये सीखना ज़रूरी हो जाता है। अब देखिए, जो डेफिनेशन है इसको अगर हम रीड करें, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, यहाँ पे बोलता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स। अब देखिए यहाँ पे इसने वर्ड क्या यूज़ किया, इंक्लूड्स। इसकी जगह पे वर्ड मीन्स या फिर मीन भी यूज़ कर सकता था या फिर कुछ और वर्ड भी यूज़ कर सकता था, लेकिन इसने वर्ड यूज़ किया इंक्लूड। अब इंक्लूड क्यों वर्ड यूज़ किया? क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि ये जो एक्ट है इसकी जो डेफिनेशन है ये चाहती है कि जो मैंने इस सेक्शन में बोला है सिर्फ वही चीज़ें इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड हों, इसके अलावा कोई और चीज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड ना हो। तो अब देखिए क्या क्या चीज़ें बोलता है कि कौन सी चीज़ें इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड होनी चाहिए। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, पहली चीज़ लैंड। कोई भी लैंड है वो इंक्लूड होगी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर। कोई भी बिल्डिंग है वो इंक्लूड होगी। कोई भी हेरिडिटरी अलाउंसेस हैं वो इंक्लूड होंगे। राइट टू वेज, लाइट्स, फेरीज, fisheries or any other benefit to arise out of land and things attached to the earth or permanently fastened to anything which is attached to the earth but not standing timber, growing crops nor grass। तो देखिए क्या बोल रहा है कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, लैंड, बिल्डिंग, हेरिडिटरी अलाउंसेस, इस प्रकार के सारे जो राइट्स हैं, राइट टू वे, राइट टू लाइट, राइट टू फेरीज, फिशरीज, और या फिर किसी और प्रकार का कोई भी बेनिफिट जो हमें लैंड में से मिल रहा है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो अर्थ से अटैच्ड है वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड होगी। या फिर कोई ऐसी चीज़ जो परमानेंटली फास्टेंड है, किसी ऐसी चीज़ से, फास्टेंड मतलब बंधी हुई है किसी ऐसी चीज़ से जो कि अर्थ से अटैच्ड है। लेकिन इसके अंदर तीन चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी, टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। जब हम मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देखेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें जो है मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आती है। कौन सी? टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रासेस। अब देखिए यहाँ पे हमें ये तो बता दिया गया कि ये चीज़ें इंक्लूड होंगी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर। इसके लिए हमें साथ ही साथ कुछ केस भी जानने ज़रूरी है ताकि हमें ज़्यादा क्लेरिफाई हो सके कि क्या क्या चीज़ें इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले इसके लिए हम एक केस देखते हैं। आप अपना कॉपी पेन लेके बैठिए ताकि आप इसको नोट कर सकें, और बेयर एक्ट को ज़रूर खोल के बैठिएगा ताकि आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो सके, क्योंकि बेयर एक्ट में से हम सेक्शंस देखते हैं और आप जो मैं केस लॉज बता रहा हूँ उसको आप नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहला केस जो है वो मथुरा दास वर्सेस जादूबिर 1906 का केस है। इसके अंदर क्या हुआ था कि ये बोला गया था कि जो स्टैंडिंग टिम्बर होती है वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। तो अगर मान लीजिए इसके रिगार्डिंग कोई भी राइट होता है, जैसे कि इसको राइट टू फेल स्टैंडिंग टिम्बर, वो भी क्या हो जाएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगा। उसको गिराने का राइट जो है वो भी मूवेबल राइट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा जो लॉ है वो टिम्बर को लैंड का पार्ट नहीं मानता। हालांकि जो टिम्बर होती है वो फिजिकली लैंड से तो अटैच्ड होती है, लेकिन उसको लैंड का पार्ट नहीं माना जाता।
इसके एक्सक्लूजन के पीछे रीज़न ये है कि क्यों इसको नहीं माना जाता, चाहे वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो चाहे वो रजिस्ट्रेशन एक्ट हो। जब आप मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो जो स्टैंडिंग टिम्बर होती है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर ही आती है, चाहे वो टीपी एक्ट के अंदर पड़ी है चाहे वो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर पड़ी है, क्योंकि वो कभी भी लैंड से अटैच उनका कोई यूज़ नहीं होता। चाहे आप स्टैंडिंग टिम्बर ले लीजिए, चाहे ग्रोइंग क्रॉप्स ले लीजिए या ग्रास ले लीजिए, वो सिर्फ यूज़फुल होती हैं किस फॉर्म में, जैसे मान लीजिए जो स्टैंडिंग टिम्बर है वो टिम्बर के फॉर्म में ही यूज़ होगी, या फिर कॉर्न के फॉर्म में यूज़ होगी, फॉडर के फॉर्म में यूज़ होगी। मतलब कि एक तरीके से जब उसको लैंड से अलग कर लिया जाता है उसके बाद ही वो यूज़फुल होती है, अदरवाइज़ वो यूज़फुल नहीं होती। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मूवेबल प्रॉपर्टी बोला जाता है। चाहे वो स्टैंडिंग टिम्बर हो या फिर उसके राइट टू फेल हो कि उसको गिराने का जो राइट है वो भी क्या कहलाएगा, मूवेबल राइट ही कहलाएगा। ऐसे ही एक केस है वालमजी लालजी वर्सेस एनियोल चरण बंगाल, AIR 1975। इस केस के अंदर क्या बोला गया, एक बारी मैं केस का नाम रिपीट कर देता हूँ, वालमजी लालजी वर्सेस एनियोल चरण बंगाल, AIR 1975। अब इसके अंदर क्या बोला गया कि अगर कोई भी बेनिफिट्स जो स्टैंडिंग ट्रीज से आ रहे हैं, मतलब जो स्टैंडिंग ट्रीज हैं, जो खड़े हुए पेड़ हैं, उनसे अगर कोई भी बेनिफिट आ रहा है, और वो ऐसे पेड़ हैं जो अपनी नूरिशमेंट कहाँ से ले रहे हैं, सॉइल से ले रहे हैं। कोई भी पेड़ होते हैं, स्टैंडिंग ट्रीज होते हैं, वो अपनी नूरिशमेंट कहाँ से लेते हैं, अपने नीचे जो उनके सॉइल होती है उसमें से लेते हैं। तो जो ऐसा बेनिफिट होगा जो भी स्टैंडिंग ट्रीज से लिया जाएगा, जो अपना बेनिफिट या नूरिशमेंट जो है वो अपनी नीचे की सॉइल से ले रहे हैं, उस बेनिफिट को क्या बोला जाएगा, प्रॉफिट्स ए पेंड्रे बोला जाएगा। प्रॉफिट ए पेंड्रे का मतलब होता है अ बेनिफिट दैट अराइजेज आउट ऑफ लैंड, कि कोई भी बेनिफिट जो लैंड में से हो रहा है। अब ये बेनिफिट क्या है, हो तो हमें ट्री से रहा है, लेकिन किस वजह से हो रहा है, क्योंकि ट्री जो है नूरिशमेंट ले रहा है लैंड से, तो इस वजह से वो बेनिफिट हो रहा है। तो इसलिए प्रॉफिट ए पेंड्रे बोला जाएगा। और जो प्रॉफिट ए पेंड्रे होता है वो क्या होता है, उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी ही माना जाता है, क्योंकि वो बेनिफिट लैंड में से हो रहा है। इसलिए जो ऐसा बेनिफिट होगा जो स्टैंडिंग ट्रीज में से होगा वो क्या कहलाएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाया जाएगा। इसलिए अगर ऐसी कोई भी चीज़ होती है, ऐसे कोई भी पेड़ होते हैं जिनको काटा जाता है या फिर रिमूव किया जाता है फ्यूचर के अंदर, और इसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स की तरह ट्रीट किया जाएगा, और वो कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल होंगे। फिर इसके बाद हम एक और केस देखते हैं, श्रीमती फ़ातिमा बीबी वर्सेस श्रीमती इनफाना बेगम, AIR 1980। एक बारी केस का नाम रिपीट कर देता हूँ, श्रीमती फ़ातिमा बीबी वर्सेस श्रीमती इनफाना बेगम, AIR 1980। इसके अंदर क्या बोला गया था कि जो जामुन ट्री होते हैं वो स्टैंडिंग टिम्बर नहीं होते, तो इसलिए क्या कहलाए जाएंगे, फ्रूट ट्री कहलाए जाएंगे, और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाए जाएंगे। इसलिए अगर इसका कोई भी ट्रांसफ़र होता है, इसमें से कोई भी बेनिफिट अराइज होता है, तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के तौर पर माना जाएगा, और इसके रिगार्डिंग कोई भी डॉक्यूमेंट्स होंगे तो वो रजिस्ट्रेबल होंगे। ऐसे ही एक केस है बैजनाथ वर्सेस रामधार, AIR 1963। क्या नाम है केस का, बैजनाथ वर्सेस रामधार, AIR 1963। तो इसके अंदर ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है। इसके अंदर ये बोला गया था कि जो शीशम और नीम ट्रीज होते हैं ये क्या होती हैं, ये स्टैंडिंग टिम्बर्स होती हैं। इसलिए अगर इनके रिगार्डिंग कोई भी सेल डीड बनती है तो वो रजिस्ट्रेबल नहीं है, उनका रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं है। और उनकी जो भी सेल डीड हुई है जो कि अनरजिस्टर्ड है, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, एज अ एविडेंस यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक केस है सेनी वर्सेस संथनाथन, 1897 का केस है। ये मद्रास हाई कोर्ट का केस है। इसके अंदर क्या बोला गया था बेंच के द्वारा कि जो स्टैंडिंग टिम्बर या ग्रोइंग क्रॉप्स या फिर ग्रास जो होती है मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन अगर उसके लिए ऐसा एग्रीमेंट किया जाता है जिसके अंदर उसकी इमीडिएट सीवियरेंस नहीं होती, मतलब उसको अभी के अभी हटाया नहीं जाता सॉइल में से, और उसको एज अ चैटल ट्रांसफ़र किया जाता है ट्रांसफरी को, और उसमें कोई भी इमीडिएट उसमें से चीज़ को नहीं हटाया जाता, तो और वो जो पीरियड है जिसके लिए वो ट्रांसफ़र किया जाता है वो पीरियड कितने टाइम से ऊपर का है, 4 साल से ऊपर का पीरियड है, तो वो जो ट्रांसफ़र कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कहलाया जाएगा। तो इसलिए फिर उसका रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी हो जाएगा। तो इस सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 के अंदर हमें इतना ही जानना ज़रूरी है।
इसके अंदर हमने काफ़ी सारे केस लॉज देखे और हमने डेफिनेशन को समझा कि डेफिनेशन के अंदर क्या दिया गया है। उसके बाद हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 की डेफिनेशन देखें तो ये भी क्या है कि इंक्लूसिव डेफिनेशन है, कि इसके अंदर जो बात बोली गई सिर्फ वही चीज़ इंक्लूड होगी, उसके अलावा कोई चीज़ इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि ये वर्ड क्या यूज़ कर रहा है, लीज इंक्लूड्स। अब लीज क्या इंक्लूड कर रही है, अ काउंटर पार्ट, कबूलियत एंड अंडरटेकिंग टू कल्टिवेट और ऑक्यूपाई एंड एन एग्रीमेंट टू लीज। तो ये सारी चीज़ें जो हैं लीज के अंदर इंक्लूड हो रही है। अब देखिए जो वर्ड यूज़ किया गया, काउंटर पार्ट का मतलब क्या होता है, काउंटर पार्ट यूजली क्या होता है, जिससे हम काउंटर पार्ट को हम क्या समझते हैं कि राइटिंग के अंदर टेनेंट के द्वारा एक एग्रीमेंट दे दिया जाता है, मतलब वो एक तरीके से एग्री हो जाता है टेनेंट कि मैं स्पेसिफाइड रेंट आपको पे करूँगा, जिसके अंदर सिर्फ वही उसके ऊपर सिग्नेचर करता है, उसको हम काउंटर पार्ट बोलते हैं। तो काउंटर पार्ट जो होता है वो लीज की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड हो जाता है। ऐसे ही कबूलियत क्या होता है, जैसे काउंटर पार्ट होता है वैसे ही कबूलियत जो है एक यूनिलैटरल डॉक्यूमेंट होता है जो कि लीजी के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है, जो एग्री हो जाता है लैंड को रेंट पे लेने के लिए। तो काबूलियत और काउंटर पार्ट में सिर्फ यही फ़र्क होता है और दोनों चीज़ें क्या हैं, इंक्लूड हो जाती हैं लीज की डेफिनेशन के अंदर। अब इसके अंदर अगर हम एक केस लॉ देखें, अभी हम इस डेफिनेशन को और समझते हैं, उससे पहले केस लॉ देखें। आप केस का नाम लिख लीजिएगा, आनंदा बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, AIR 1954। क्या नाम है केस का, आनंदा बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। इसके अंदर बोला गया कि अगर एक डीड जो सिर्फ आपको ये राइट दे रही है कि आप किसी लैंड के ऊपर एंटर कर सकें कुछ करने के लिए, जैसे कि उसमें से कोई चीज़ लेने के लिए या फिर कुछ भी काम करने के लिए, और वहाँ से लेके उस चीज़ को चले जाएं, तो ये जो इस तरीके का राइट होगा ये क्या कहलाएगा, प्रॉफिटे पेंड्रे कहलाएगा और ये लीज के अंदर नहीं आएगा। अब जैसे अगर हम सेक्शन 4 देखें या सेक्शन 107 देखें किसका, TPA एक्ट का, जिसको हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के साथ रीड करें हमारे रजिस्ट्रेशन एक्ट का, तो उस हिसाब से जो सेक्शन 107 है उसके लिए जो लीज है उसके अंदर क्या वर्ड इंक्लूड हो जाएगा, काबुलियत वर्ड इंक्लूड हो जाएगा और उसको लीजर के द्वारा साइन करने की ज़रूरत नहीं है, जो अभी हमने काबुलियत को समझा था। अब देखिए अगर हम सेक्शन 105 देखें किसका, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, तो वहाँ पे लीज़ की डेफिनेशन दी गई है। बेसिकली लीज़ का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी प्रॉपर्टी के अंदर उसका राइट टू एंजॉय ट्रांसफ़र कर देते हैं एक सर्टेन टाइम के लिए, और वो सर्टेन टाइम चाहे आप एक्सप्रेसली दें चाहे इम्प्लाइडली दें या फिर परपेचुटी के अंदर दें, और इसके बदले आप कंसिडरेशन लें। और वो कंसिडरेशन कैसे होना चाहिए, किसी भी तरीके से हो सकता है, मनी के अंदर हो सकता है, आप शेयर ऑफ क्रॉप्स ले सकते हैं, सर्विस ले सकते हैं, या कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू है। और ये जो अमाउंट लेंगे आप, जो कंसिडरेशन लेंगे उस राइट टू एंजॉय को ट्रांसफ़र करने के बदले ये पीरियोडिकली ले रहे हों, पीरियोडिकली एक टाइम स्पेसिफाइड ओकेशंस मेंशन कर दी जाएं, वो उसके ऊपर वो पे किया जाएगा। तो इसी को हम लीज बोलते हैं। तो लीज के अंदर काउंटर पार्ट इंक्लूड होते हैं, काबुलियत इंक्लूड होता है, कोई भी अंडरटेकिंग ली जाती है किसी भी कल्टीवेट या फिर ऑक्यूपाई करने की किसी चीज़ को, लैंड को, तो वो इंक्लूड होती है लीज के अंदर, और एग्रीमेंट टू लीज इंक्लूड होता है। तो ये हमने 2 डेफिनेशन सीखी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 की और सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 की, जो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम अगली वीडियोस के अंदर हम सेक्शन 3 सेक्शन 4 आगे के सेक्शंस को समझेंगे।